जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा 27/9/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है सोनिया गांधी, नटवर सिंह, जयराम रमेश और प्रियंका वाड्रा। तो आप सब जानते होंगे कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जयराम रमेश थे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन है बैक्टीरिया, डायटम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो बैक्टीरिया जो है मोनेरा समूह का है, डायटम भी मोनेरा समूह का है, और जो माइकोप्लाज्मा होता है वो होता है टेनेरिक्टस समूह के अंतर्गत आता है माइकोप्लाज्मा, और साइनोबैक्टीरिया ये मोनेरा समूह से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है मोनेरा समूह से कौन संबंधित नहीं है, तो जो हमारा डी है वो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कौन से समूह से है? टेनेरिक्टस। टेनेरिक्टस, ये टेनेरिक्टस समूह से संबंधित है माइकोप्लाज्मा। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? हमारा ऑप्शन है 32, 8, 18, 2। तो हमारा होता है के, एल, एम और एन। ये पहला समूह के है, तो के में 2 होता है, 2n स्क्वायर करेंगे तो 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3, तो 2n स्क्वायर करेंगे तो 3 को 9 दूनी यहाँ पर 18 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 4 को 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि तीसरे सेल में 18 होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परसोपीना, जो परसोपीना यानी डिलीवरी जो होती है वो किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होता है? हमारा ऑप्शन है जिन का मुक्त होना, अंडाशय के दीवारों में संकुचन का कारण, गर्भाशय के दीवारों में संकुचन का कारण, या उदर का निचला भाग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गर्भाशय। जो परसोपीना होती है तो गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? आपको बताना है अगर परमाणु संख्या 13 है तो उसके कितने सेल बनेंगे। तो यहाँ पर होता है के, एल, एम। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2n स्क्वायर तो 8 हो जाएगा, 8 2 10, हमारा 13 दिया हुआ है, बचा 3। तो कितने सेल हुए? 1 2 3, तो हमारा 3 सेल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आपसे पूछा गया कितना सेल बन सकता है जिसका परमाणु क्रमांक 13 हो, तो इसमें 3 सेल बन सकता है, क्योंकि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 परमाणु होते हैं, और दूसरे जो सेल होती है उसमें 8 होते हैं, और तीसरे में 18 होती है। तो 3 बच रहा है, तो हमारा 3 तीसरे आवर्त में चला जाएगा, तो इसमें 3 सेल बनेंगे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एन की परमाणु संख्या 7 है, तो फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? नाइट्रोजन जो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, नाइट्रोजन 7, और इसी परिवार के संख्या पूछा है। ऑप्शन में दिया है 13, 25, 35 और 33। तो जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस का 15 होता है, तो ऑप्शन में हमारा 15 नहीं है। और जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक का 33, तो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं एंटीमनी यानी कि एसबी,
ईस्वी का 51 होता है, और होता है बिस्मथ, Bi से बिस्मथ को सूचित किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 83 होता है। और एक लास्ट तो बच रहा है, तो होता है मास्कोसियम, इसको Mc से सूचित करते हैं, इसको मास्कोसियम कहा जाता है। इसकी परमाणु क्रमांक 115 होता है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन में 7 नहीं है, 15 नहीं है, 115 नहीं है, 51 नहीं है, 83 नहीं है। तो हमारा आर्सेनिक जो मैच कर रहा है जो 33 है, जो इसी नाइट्रोजन परिवार के तत्व है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं किसकी होती है? लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं? तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं WBC की होती है। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। WBC का व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। और लाल कण जो होती है इसका 8 माइक्रोमीटर लगभग में होता है, जो कि लाल रक्त से WBC बड़ा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो लसिका कोशिकाएं होती है ये 8 से यानी 6 से भी कम होता है। और क्षार रंगों में रंगी कोशिकाएं ये तो इसको ये पॉइंट में होता है। इसका जो व्यास होता है वो 0.00 करके होता है, यानी 1 से कम होता है। इसमें हमारा सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिकाएं होगी। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति अनंत हो जाती है, घटती है, शून्य हो जाती है या बढ़ती है? यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा। और यहीं से बनता है आगे भी क्वेश्चन कि मान लीजिए कि वायु में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 20 डिग्री पर, 25 डिग्री पर, 30 डिग्री पर ध्वनि की चाल वायु में कितनी होगी। तो डिग्री में पूछ लिया जाए तो यहाँ तक याद रखेगा 1 डिग्री पर 0.61। अगर मान लीजिए 25 डिग्री पर पूछा जाए तो इसमें 25 से हम गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा तो हमारा आ जाएगा करीब करीब ऐड करके 347.5। तो यानी कि 15.5 हमारा आ जाएगा। तो 15.5 जोड़ेंगे इसमें तो आ जाएगा 347.5। इस ऑप्शन में आपको 346 ही देता है। 25 डिग्री पर, 20 डिग्री पर 343 होगा, करीब करीब होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है। और आपसे पूछ लिया जाए वैल्यू में कि ध्वनि की चाल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर कितना बढ़ती है, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु 4 सेकंड में 14 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति। तो वस्तु के जो औसत गति होती है कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो 14 और 16 दूरी दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30। और समय 4 सेकंड और 6 सेकंड दिया है, 2 सेकंड, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 सेकंड। तो यहाँ से इसको उठाएंगे 6 5 30, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। और इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर सेकंड इनवर्स। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब ये ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो वही बाटा हट के माइनस में हो गया। आपको बताना है किसका पीएच का कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। हमारा ऑप्शन है स्याही, पानी, जूस, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो आपको बताना है इनमें से किसका पीएच मान कागज पे पता नहीं लगाया जा सकता, कागज से पता नहीं लगाया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन है स्याही, पानी, जूस, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो स्याही को हम इसकी अम्लीयता यानी कि पीएच वैल्यू या क्षारीयता हम कागज पे डालकर पता कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। पानी से भी पता चल जाएगा अम्ल है या क्षार है, जूस से भी पता चल जाएगा कि अम्ल है कि क्षार है। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये कागज पे डालने पर पता नहीं चलेगा कि ये जो है क्षार है कि अम्ल है, क्योंकि यह ठोस है और ठोस कागज पे कोई प्रभाव नहीं डालती। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। हमारा ऑप्शन है फियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलेनिन, यूमेलानिन। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है। तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होती है वो रक्त का हिस्सा होता है, यानी रक्त का भाग होता है और रक्त में ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मेलानिन होती है ये हमारे कलर में बदलाव लाती है। अगर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए शरीर में तो आदमी सांवला हो जाता है, और मेलानिन की कमी हो जाए तो वो आदमी सफ़ेद हो जाता है, यानी कि गोरा हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन जो श्वसन वर्णक है। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है। आपको बताना है जो सीसा पेंसिल होता है उसमें शीशे का प्रतिशत हमारा ऑप्शन है 50%, 0%, 70% या 100%। तो सीसा पेंसिल में शीशे की प्रतिशत 0 होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो सीसा पेंसिल होती है यह लेड पेंसिल, इसका आविष्कार 1564 में किया गया था और इसे गलती से लेड पेंसिल नाम दे दिया गया था। इसे लेड पेंसिल नाम दिया गया था क्योंकि यह उस समय ग्रेफाइट को काला लेड या पलबेंगो कहा जाता था। जो पलबेंगो होता है वह शीशे का एक रासायनिक नाम है, तो पलबेंगो कहा जाता था या काला लेड, तो इसीलिए इसे सीसा पेंसिल कहा जाने लगा। इसमें शीशे की मात्रा 0% होती है क्योंकि यह ग्रेफाइट की बनी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय हैं। जो रोहिंग्या जनजाति होती है वह हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं जिनमें ये रोहिंग्या जनजाति पाई जाती है। हमारा ऑप्शन है थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। जो रोहिंग्या जनजाति होती है यह म्यांमार में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। मैग्नीशियम, गैलियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस से जिसका गलनांक कम होगा वो हमारे हथेली पर पिघल जाएगी। तो इसमें जो गैलियम है इसका गलनांक जो होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए हमारे यहाँ हथेली पर पिघल जाती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलियम। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। हमारा ऑप्शन है वायु प्रतिरोध, विभवांतर, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा। तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार 1819 में हेस अरेस्टेड ने किया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका खोज 1819 में, याद रखिएगा 1819 में हेंस अरेस्टेड ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद कहलाता है।
शिव पुराण, रामायण, भगवत गीता, महाभारत। तो पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है। इसमें करीब करीब 1,10,000 श्लोकें हैं। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो 5 वेद हैं, लेकिन पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है नाभि, मुख्य अक्ष, ध्रुव, त्रिज्या। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे ध्रुव कहा जाता है। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर होने वाला उत्तरदायी विकिरण कौन सा है? हमारा ऑप्शन है एल्फा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित होता है वो अल्ट्रावायलेट विकिरण होता है, जो त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस डेट को 1858 को शहीद हुई थी? हमारा ऑप्शन है 7 मई, 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 जून। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये रेलवे बोर्ड द्वारा ऑप्शन दिया हुआ है। जो रेलवे बोर्ड ने ऑप्शन दिया था वही मैंने ऑप्शन लिया है, और इसमें जो चारों ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन गलत है। इसीलिए आरआरबी ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था ऑल कैंडिडेट के लिए। तो इसका आंसर होगा कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी 18 जनवरी। अगर हमारे ऑप्शन में 18 जनवरी होता तो हमारा राइट आंसर होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1858 को ग्वालियर में शहीद हुई थी, और इससे लड़ने वाला अंग्रेज अधिकारी हीरोज था। और जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए शहीद हो गई तो हीरोज ने कहा था पूरे भारतीयों में यही एक मर्द थी। तो हमारा राइट आंसर अगर 18 जनवरी होता तो राइट आंसर होता। ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन आरआरबी ने इसे निरस्त कर दिया था, यानी कि ऑल कैंडिडेट के लिए निरस्त कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, यौगिक में एक वल्य कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। हमारा ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन, ब्यूटेन। तो यौगिक में एक वल्य श्रृंखला यानी कि षटकोशिकीय यानी कि षटकोणीय कौन सा यौगिक है? हमारा ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन, ब्यूटेन। तो इसका आंसर होगा बेंजीन। C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम अगर बनाएंगे वलय तो षटकोणीय बनेगा, यानी कि 6 भुजा वाला, तो एक रिंग की तरह बन जाएगा। मीथेन में होता है CH4, ये कभी रिंग के आकार का नहीं होगा। और प्रोपेन ब्यूटेन जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वृत्त आकार का यानी कि वलय आकार का केवल बेंजीन ही हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, हमारा ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, जयपुर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। इसे स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, यानी स्थापना की थी जयपुर शहर की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, 7वां, 8वां, दूसरा या 6वां? तो आकार के मामले में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले रूस आता है,
दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील और छठवा जो होता है वो है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे भारत। तो हमसे पूछा गया है आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है 7 नंबर का, यानी 7वां नंबर का। भारत के रॉकेटमैन के रूप में किसे जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, AS किरण कुमार, राकेश शर्मा। तो RRB ने इस क्वेश्चन को भी निरस्त कर दिया था क्योंकि जिसे रॉकेटमैन कहा जाता है वो ऑप्शन में गलत नाम दिया हुआ था। इसमें सही ऑप्शन है लेकिन जो एग्जाम में ऑप्शन आया था वो गलत दिया हुआ था। इसमें हमारा रॉकेटमैन डॉक्टर के सिवन को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को और अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को कहा जाता है। तो रॉकेटमैन डॉक्टर के सिवन को कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया था वो डॉक्टर के सिवन नहीं दिया था, यानी कि नाम गलत लिख दिया था। वहाँ पर सिवान लिख दिया था, हिंदी में भी सिवान और हिंदी में भी इंग्लिश में भी सिवान लिखा था और हिंदी में भी सिवान लिखा था। इसीलिए RRB ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था क्योंकि सिवान नहीं सिवन होता है। हीलियम के 52 kg में अणु उपस्थित होते हैं कितना? हमारा ऑप्शन है 12, 13, 11, 14। तो हीलियम का जो आणविक भार होता है वो होता है 4 और हमसे पूछा है 52 kg में। तो 52 में हम आणविक भार से डिवाइडिंग करेंगे तो आ जाएगा 13 चौके 52। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? गतिरोध, किया गया कार्य, आवेग, त्वरण। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित या बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाएगा कि कार्य किया गया है, यानी किया गया कार्य कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति, आप सबको पता है औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे में समय, कुल समय। तो 18 दूनी 36, 18 जोड़ गए तो 18 36 हो जाएगा और टाइम दिया हुआ है हमारा 6 4 10। तो ऐसे कटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा यानी 3.6 हो जाएगा। ऑप्शन में हमारा एक ही मिल रहा है 3.6। यहाँ पर यूनिट डिजिट का भी प्रॉब्लम नहीं है या यूनिट इकाई का भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ये औसत गति वाला क्वेश्चन है इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है। हमारा ऑप्शन है प्रबल, प्रतिसारी, अनुवांशिक, उपरोक्त सभी। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है या स्पष्ट रूप से देखा जाता है वो होता है प्रभावी गुण या कारक, जिसे इंग्लिश में डोमिनेट फैक्टर कहा जाता है। प्रभावी गुण यानी प्रभाव यानी कि बल, प्रबल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस
मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी यानी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है कोलकाता, जमशेदपुर, दिल्ली, भुवनेश्वर। तो भारत के जो कोलकाता शहर है इसमें तैरता हुआ मार्केट बनाया गया है, जिसमें लकड़ी के नाव पर लकड़ी के 115 दुकानें बनाई गई है जो कि पानी में तैर रही है, और एक तैरता हुआ बाजार है। और यहाँ पर दुकान बनाने का लक्ष्य 200 रखा गया है, जिसमें 115 करीब कंप्लीट हो गया है। तो हमारा आंसर होगा कोलकाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला वकील कौन है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सीधे चयनित हुई थी? हमारा ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, आर भानुमति, सुजाता बी मनोहर। ये क्वेश्चन है, ये 18 में नियुक्त हुई थी, 18 में सीधे चयनित हुई थी। और उस समय जब 18 में एग्जाम हुआ था उस समय का ये करंट अफेयर था, इसीलिए ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। लेकिन ये पूछा है प्रथम महिला वकील, यानी कि ये विविध के रूप ले चुका है। हो सकता है आगे एग्जाम में एग्जामिनर इसे क्वेश्चन आपके सामने दे दे, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो हमारा क्वेश्चन है कि देश की प्रथम महिला वकील जिसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सीधे चयनित किया गया वो थी इंदु मल्होत्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व यदि पानी का घनत्व 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यू है और धातु का घनत्व 8.5 गुणे 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यू है, तो धातु की सापेक्ष घनत्व क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि जल का घनत्व दिया हुआ है और धातु का घनत्व दिया हुआ है। तो सापेक्ष घनत्व क्या होता है? तो धातु का घनत्व बटे में जल का घनत्व। तो धातु का घनत्व दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यू बटे में 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यू। क्यू से क्यू कटा, मीटर से मीटर, केजी से केजी, 10⁻³ कट, तो हमारा बचा गया 8.5। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सापेक्ष घनत्व का ऐसा यूनिट नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर यूनिट नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा 8.5। भारत में सामान एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी शुरू कब किया गया था? हमारा ऑप्शन है 8 नवंबर 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017, 26 जनवरी 2017। तो जो जीएसटी लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, और जो 8 नवंबर 2016 दिया हुआ इस समय नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर या 10 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये भी नहीं होगा, और बचा हमारा 2, तब यहाँ पर लगा ले रहे हैं 5, 31 और 6 यानी 6 × 5 = 30 यानी 5, 6 तो होगा नहीं, ये ऐड करने पर 6 हो रहा है, और 16 × 31 यानी 36 से ज़्यादा होगा तो हमारा 6 आंसर होगा, और 31 हो रहा है यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम
क्वाइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा? R बराबर होता है, हमारा दिया हुआ श्रृंखला में जुड़ी है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 दिया हुआ है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20, 20 20 49 20 3 60, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 60 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? हमारा ऑप्शन है Mg प्लस O2 को विस्थापन करने पर MgO बनेगा, Zn प्लस H2SO4 विस्थापन ZnSO4 प्लस H2, 2Mg प्लस O2 विस्थापन 2MgO, ऑप्शन नंबर डी है CO प्लस 2H2 विस्थापन करने पर CH3OH बनेगा। आपको बताना है हमारा कौन सा आंसर होगा। ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है, इसका आंसर हो जाएगा Mg प्लस O2 को विस्थापित किया जाएगा तो MgO बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो चलते हैं।